हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है यांत्रिकी। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्हील बैरो। व्हील बैरो, सरौता, नटक्रेकर आदि द्वितीय श्रेणी के लीवर के उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर वे लीवर हैं जिनमें भार मध्य में एवं आयास तथा आलंब किनारे किनारे होते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आलंब, आयास तथा भार की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के मध्य प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के मध्य स्थित होता है। इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर तथा एक से कम हो सकता है। उदाहरण के लिए कैंची, प्लायर, शीशा, झूला आदि। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच में भार होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण है इसके सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आलंब और भार के मध्य आयास होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। उदाहरण है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ आदि। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। दोस्तों, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है। अतः इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान न्यूनतम होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। दोस्तों, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यदि एम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अपरिवर्तित। दोस्तों, यदि एम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा हो तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायनमो का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल के द्वारा। दोस्तों, संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है। इसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब ये सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गतिज ऊर्जा। दोस्तों, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश के पथ में एक कौन सी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? तो दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु के आने पर। प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश के मार्ग को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है।
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। दोस्तों प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। दोस्तों मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र फील्ड व्यू अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। प्राथमिक रंग है, सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लाल, हरा, नीला। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं। पहला है लाल, दूसरा हरा और तीसरा नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंगों पीला, मेजेंटा एवं पीकॉक नीला का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत चित्रकार के लिए लाल, नीला और पीला रंग प्राथमिक रंग माना जाता है। मुख्य रंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाल, हरा, नीला। निकट दृष्टि दोष संबंधित है, सही जवाब है ऑप्शन बी, दूर की वस्तुओं का न दिखना। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी वस्तु को देख लेता है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रायः नेत्र गोलक के बड़े हो जाने पर या कार्निया अथवा लेंस के अधिक मोटा हो जाने के कारण रेटिना तथा केंद्रित बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? मायोपिया को। दोस्तों मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस न होकर दृष्टिपटल रेटिना के आगे ही फोकस हो जाती हैं, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण है तो अवतल लेंस, दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। एक दूरदृष्टि का रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है। इस संयोग का पावर क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, -1.5 डी डायोप्टर। अगला प्रश्न, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 60 सेंटीमीटर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। ये कौन सा दर्पण हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, या समतल या उत्तल। दोस्तों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर दिखाई देता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अतः विकल्प ए, समतल या उत्तल दर्पण सही है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वास्तविक उल्टा छोटा। दोस्तों मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है।
नतोदर शीशा। दोस्तों दंत विशेषज्ञ का शीशा नतोदर शीशा कॉनकेव मिरर होता है। उनके द्वारा नतोदर शीशा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटी रेंज में वे अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन डी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। दोस्तों जब उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाएगा तो वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परावर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश का बिखरना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में परिकिरणित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का परिकिरण अधिक तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उस रंग के प्रकाश का परिकिरण कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका परिकिरण सर्वाधिक होता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्योंकि पानी द्वारा प्रकाश का परिकिरण छितराव किया जाता है। समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण है, सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन सी, हीरा। दोस्तों प्रश्न में दिए गए उपर्युक्त विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 और सबसे कम वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.52 से 1.62 तक होता है। लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है काला। ऑप्शन डी, काला। जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। दोस्तों नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। दोस्तों प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नारंगी। दोस्तों सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल का मिश्रण होता है। इन रंगों में बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। लाल रंग के बाद नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। दोस्तों लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है जिसका मान लगभग 7.5 × 10⁵ सेंटीमीटर होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जिसका मान लगभग 4 × 10⁵ सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग की ऊर्जा की गणना सूत्र E=hf के आधार पर की जाती है। यहाँ h प्लांक नियतांक है तथा f तरंग आवृत्ति है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है अतः इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? ऑप्शन ए, लाल। दोस्तों लाल रंग, प्रकाश का लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। दृश्य प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है अतः अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।